सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। दोस्तों, क्लास 11th की जो सीरीज आपको बताई जा रही है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर अगर आप देखें तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं थ्री ऑर्डर्स के बारे में। हमने क्या कहते हैं लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर लिया था। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है थीम आपकी 6 आपको दिखाई देगी। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम पूरा का पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, हम मेन निचोड़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज के बारे में हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। आप पूरा कंप्लीटली इस चैप्टर को वॉच आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस आपको पहले से ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे मेन चीज की पूरे चैप्टर के अंदर असल में है क्या, ताकि आपको एक छोटा सा निचोड़ मिल जाए। सो लेट्स टॉक विद दिस। और मेन है इसमें आपका कि किस तरीके से 3 ऑर्डर्स के बारे में बताया जा रहा है। मतलब 3 वर्ग असल में है क्या, 3 वर्ग है क्या। अब 3 वर्ग हमने बहुत जगह देखा था। आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, एमए के अंदर, क्लास 11th की हिस्ट्री के अंदर आपको मिल जाता है कि 3 वर्ग है क्या। दोस्तों, 3 वर्ग की शुरुआत असल में पूरे के पूरे समाज में 9th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में थी। 3 वर्ग जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर होता है ना, हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो इंडिया में और यहाँ के यूरोप की कंट्री में कोई डिफरेंट नहीं है। क्या डिफरेंट नहीं है अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण्स होंगे और उसके बाद आपके क्षत्रिय होंगे, एंड देन उसके बाद आपके वैश्य होंगे और उसके बाद आपके शूद्र होंगे। और ऐसा ही 3rd ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें तो पूरे के पूरे यूरोप के सभी कंट्रियों के अंदर सबसे ऊपर होता था पादरी वर्ग, जिसे हम क्लर्जी बोलते हैं। उसके बाद होता था अभिजात वर्ग, जिसे हम नोबल या नोबैलिटीज बोलते हैं। उसके बाद होते हैं आपके अन्य, यानी कि नॉर्मल इंसान, द आम आदमी, द मैंगो पीपल, ये पूरा। सो दिस इज हाउ। और मेन इस चैप्टर का नाम है 3 वर्ग। 3 वर्ग क्या है, क्या काम धंधे थे, किस तरीके से समाज 9th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी के बीच में था, वो सब इसमें बताया गया है। और इसे ही 3 ऑर्डर कहा गया है। फर्स्ट स्टेट पादरी, सेकंड स्टेट लुम्बैलिटी, थर्ड स्टेट है कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल के अंदर भी कैटेगरी 2 हिसाब से डिवाइड थी। कैसे डिवाइड थी दोस्तों? कुछ ऐसे थी। अगर आप थर्ड स्टेट को देखें तो सबसे ऊपर आपको डॉक्टर मिलते थे, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे लोग मिलते थे। उसके नीचे आपको आर्टिशियंस मिलते थे या छोटे मोटे काम करने वाले लोग मिलते थे। और सबसे नीचे आपको मिलते थे किसान, जिसे हम पीजेंट कहते हैं, और या तो लेबर मिलती थी सबसे नीचे। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे के पूरे क्या कहते हैं आपको जो देखने को मिलती है यूरोप के अंदर, वो यही थी कि फर्स्ट स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, थर्ड स्टेट के लोगों को ही टैक्स देना पड़ता था। और थर्ड स्टेट में भी अगर आप देखो डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये थर्ड स्टेट के अंदर ही डाल दिए गए, जो सबसे बड़ा लॉस है हमारे इस पूरे सिस्टम का। और इसी वजह से क्लास 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, और इसी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से कम 500 साल पुराना इतिहास है जो हम पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये 3rd ऑर्डर एग्जिस्ट में आया होगा। इसके बारे में अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। एनसीईआरटी में इसके बारे में हमने पढ़ा है। मार्क ब्लॉक ये बताते हैं इसके बारे में कि इतिहास को समझने के लिए हमें जरूरी नहीं होता कि हम एक डायनेस्टी पढ़े, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद यही चलता रहा। उसने कहा समाज को पढ़ने के लिए हमें कभी कभार कैटेगरीज भी पढ़नी पड़ती है, और इसे ही 3 वर्ग का नाम दिया गया। 3 वर्गों के हिसाब से सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि इसकी शुरुआत फ्यूडल सोसाइटी से होती है। फ्यूडल सोसाइटी क्या होता है दोस्तों? फ्यूडल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें अगर आप देखें तो जमीन का जो मालिक होता है वो किसानों को कहीं ना कहीं बहुत गंदी तरीके से परेशान करता रहता है, टैक्स के रूप में, जबरदस्ती दूसरी और चीजों के रूप में। ये सब सिस्टम चलता रहता है। राजा के टाइम पीरियड में भी सिस्टम चलता रहता था पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। और जब राजा थक हार जाता था और जनता उसकी परेशान होती थी तो राजा बीच में कभी मीटिंग्स कर लिया करता था। बस यही चलता रहता था। और इसकी शुरुआत हिस्ट्री में फ्रांस में अगर आप देख लो, यहाँ था, स्पेन में था, इटली में था, और जर्मनी में भी था, पुर्तगाल में भी था। आपकी एनसीईआरटी के अंदर इसमें बता रखा है कि फ्रांस में कैसे हुआ था और इंग्लैंड में कैसे हुआ था। बस ये मेन फोकस है, फ्रांस और इंग्लैंड में कैसे हुआ ये आप समझ लेंगे। मैंने क्या कहा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों के बारे में मैंने
लिस्ट दे रखी है, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट दे रखी है जो आपको मिल जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर में क्लर्जी आते हैं। क्लर्जी जो थे क्रिश्चियंस के सबसे बड़े बिशप्स, गाइडेंस या क्लर्जी लोग यही हुआ करते थे। ये पूरी तरीके से संडे प्रेयर करवाते थे, क्या कहते हैं, चर्च के अंदर सरमन दिया करते थे। और यहाँ पे सबसे बुरा बात ये था इनके लिए कि कभी शादी नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी फिजिकल नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, बिशप जो होते थे रिलीजियस फील्ड के अंदर ही रहेंगे। जैसे इंडिया के अंदर हमारे ब्राह्मण जो होते हैं वही शादियाँ करवाएंगे, शिक्षा लेंगे, शिक्षा देंगे, जो शुरुआती समय में था। टीथ नाम का टैक्स इनके चर्च को स्पेशली थर्ड कैटेगरी के लोगों के द्वारा दिया जाता था, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति बाद में जाके होती है, इसके कम से कम 700-800 साल बाद। ये थोड़ा सिस्टम आपको समझना है। फिर आपको इसी में से समझना है कि कुछ ऐसे भिक्षु भी हुआ करते थे जो चर्च को मानते तो थे, लेकिन इनका मानना ये था कि जनता के साथ रहना चाहिए, जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए। और जबकि बड़े बड़े बिशप्स और क्लर्जी लोग जो होते थे वो लग्जरियस लाइफ जिया करते थे। इन दोनों में यही डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। इनकी मॉनेस्ट्री अलग से होती थी, वहीं प्रैक्टिस करते थे, वहीं पे रहते थे ये लोग, ठीक है। और थोड़ा सा समझ लेना है, मोटा मोटा समझ लेना है। और उसके बाद फिर एक आता है सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट जो ऑफकोर्स पूंजीपति वर्ग, पैसों से भरा हुआ, अंबार भरा हुआ है इनके पास, जमीनें इतनी सारी की कोई कहने वाली बात नहीं। राजा को बस क्या करते थे, किसी ना किसी तरीके से टैक्स दे देना और राजा को अपनी तरीके से उल झलूल बातों से फंसाए रखना। और यहाँ पे ज्यादातर जो जनता होती थी इन्हीं की जमीनों पे काम करती थी, क्योंकि जमीनें इतनी अंधाधुंध थी कि कह नहीं सकते कि कितनी जमीनें यहाँ पे होंगी। कई कई किलोमीटर में इनकी ज़मीनें होती थी और इसी वजह से ये गुलामों को बहुत ही गलत तरीके से बनाए या बांधे रखते थे। इवन इनके पास अपने कुछ ऐसे अधिकार होते थे, जैसे इनकी अपनी सेना भी हो सकती है, अपने कॉइन्स भी बना सकते हैं। अपनी जागीर के अंदर जिन लोगों को गुलाम बना रखा है वही इनके अंडर में काम करेंगे। ये सब इसके अंदर हमें देखने को मिला। मिनॉर्स के बारे में क्या है, ऑफ कोर्स डिटेल वीडियोस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वो जरूर मिल जाएगी, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका तीसरा वर्ग, ये नाइट्स वर्ग भी बताया तो आपको क्या है। देखो, जब नोबिलिटी क्लास को किसी से टैक्स लेना होता था तो नोबिलिटी क्लास के बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं जाएंगे, बड़े बड़े राजा नहीं जाएंगे, उनके अंडर में नाइट्स, योद्धा वर्ग होते थे जो टैक्स वसूला करते थे। तो ये इन्हें हम डिस्टिंक्ट ग्रुप कहते हैं, योद्धा नाइट्स वर्ग कहते हैं। ऑफकोर्स इनको भी सैलरी के रूप में फीस नाम की चीज़ दी जाती थी, ज़मीन की नाम की चीज़। थर्ड ऑर्डर के अंदर आता है आपका किसान। अब किसान भी दो तरीके का था, एक वो किसान जो ज़मीनें, अपनी ज़मीनों पर कुछ चीज़ बो रहा है और उसका टैक्स दे रहा है, एक वो किसान जिसपे जमीन ही नहीं है पर वो बेचारा टैक्स के रूप में राजा के घरों के अंदर काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा अजीब सिस्टम था। बेचारे जिनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या वही सबसे ज्यादा पिस रहे थे, मतलब 65% लोग, जो 93% जमीनों के मालिक नहीं है वो ये लोग हैं। 2% लोग जो 25% जमीनों के मालिक है, 1% लोग जो 10% जमीनों के मालिक है। आप देख सकते हो कितना भेदभाव यहाँ पे हो रहा था। तो यही सब कहानी इस पूरे चैप्टर के अंदर चलती रहती है और इस वजह से आप देखोगे कि बेचारे जो किसान, जो गुलाम किसान होते थे, उनको बहुत बड़ी दिक्कत होने लग गई थी। इसलिए यूरोप के अंदर 4th से 9th सेंचुरी के अंदर बहुत ठंडी थी। 9th से 16th सेंचुरी में थोड़ी गर्मी आई और उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत फसल हुई तो टैक्स दे रहे थे ये लोग, लेकिन बाद में स्थिति और खराब होने लग गई थी। इसी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे बदलाव होने चालू हुए और 4th ऑर्डर बन गया। 4th ऑर्डर क्या बन गया कि पहले लोगों को खेती करके ही टैक्स देना पड़ता था राजा को, लेकिन अब लोग खेती के अलावा दूसरे और काम भी करने लग गए थे और इसे बोलते हैं टाउन एंड टाउनशिप। किस तरीके से यहाँ पर क्या कहते हैं, नए शहर बनने चालू हो गए, नए टाउन्स बनने चालू हो गए और उसकी वजह से अब राजा का जो कंट्रोल था लोगों के ऊपर वो धीरे धीरे कम भी होने लग गया था। सो दिस इज इन दिस चैप्टर और ये सब ही बताया गया है पूरे इस चैप्टर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट। बाद में 14th सेंचुरी के अंदर बहुत तगड़े बदलाव हुए और किस तरीके से पूरे के पूरे समाज में अशांति फैल गई और नोबिलिटी क्लास के खिलाफ लोग आने लग गए। और फिर बाद में जाके ये सिस्टम काफ़ी लंबे समय के बाद पॉलिटिकल चेंज हुआ और पॉलिटिकल चेंज होने की वजह से ब्रिटेन के अंदर, स्पेन के अंदर, उसके बाद फ्रांस के अंदर सब जगह बदलाव हमें देखने को मिले। पॉलिटिकल चेंज होने की वजह से पावरफुल आर्मीज़ बनी, उसके बाद फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हुआ, लोगों ने टैक्स के सिस्टम को अच्छा करा एंड देन उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया।
ताकि जनता के साथ भेदभाव ना हो सके। और यही हमने फ्रांस की क्रांति के अंदर पढ़ा था। और उसके बाद आज प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखो तो इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, और उसके बाद अगर आप फ्रांस में देखो और इंग्लैंड में देखो तो अभी व्यवस्था कहीं ना कहीं सही तरीके से चल रही है। सो गाइज, ये चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक एक पार्ट आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके पास पड़ी हुई है, यू कैन वॉच दिस। कोई नया टॉपिक ऐड होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में, तो वो सभी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। सो आई होप आपने ईपी फैमिली ज्वाइन करा होगा, और वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।